चलते हैं एक मजेदार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं इस हेडिंग पर, रोटेशन ऑफ द वेक्टर। और अगर आप इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो आपको पहले क्या क्या पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेक्टर होता है ना, इसके पास में एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा इसके पास में डायरेक्शन होता है। इसमें से कुछ भी बदल जाए या दोनों बदल जाए तो अब जो मिलेगा वो एक नया वेक्टर है। जैसे सपोज कर लें कि मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, तो आपकी आदत होनी चाहिए कि मैग्नीट्यूड चेंज होने के बाद अब आपके पास में नया वेक्टर है। वी हैव न्यू वेक्टर, वी हैव न्यू वेक्टर। ये मत बोलो कि वो पुराना वेक्टर है, वो नया वेक्टर। सपोज कर लो कि आपके वेक्टर का नाम है ए और आपने उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, तो अब आपके पास में कौन है? नया वेक्टर है। ये मत बोलो कि वही ए है, नया वेक्टर है। अब नए वेक्टर के फीचर्स जो पुराने वाले वेक्टर के साथ हैं वो क्या क्या मैच करेंगे, क्या क्या मिसमैच करेंगे, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन आप तुरंत बोलिए कि मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो ये नया वेक्टर है। अच्छा, अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो भी आप उसको डायरेक्शन चेंज होने के बाद में आप उसको क्या बोलिए कि वो क्या है? नया वेक्टर है। अगर दोनों चेंज हो गया, दोनों चेंज किया, मैग्नीट्यूड भी चेंज किया और डायरेक्शन भी चेंज किया, तो भी आपके पास में क्या है? नया वेक्टर है। यानी कि वेक्टर का कुछ भी बदल जाए, बदल जाने के बाद में वो आपके लिए क्या है? नया वेक्टर है। अब ये जो नया वेक्टर है वो पुराने वेक्टर में से किस बात में सेम है, किस बात में अलग है, वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है ना? तो आपकी हैबिट होनी चाहिए कि वो एक नया वेक्टर है। एक तो बात आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अगर टेल टेल कॉम्बिनेशन में इफ इन टेल टेल कॉम्बिनेशन, टीटी मतलब टेल टेल, in tail-tail combination if we in tail-tail combination we draw vector from head to head, then this vector gives resultant of subtraction of combined vectors. डायग्राम बना के इसको और अच्छा बना लेते हैं। देखो, आपने दो वेक्टर का टेल टेल कॉम्बिनेशन किया, ये देखिए भाई, पहला वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये। ठीक, तो अगर हम आपसे पूछे कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट क्या है, तब तो तुम पैरेललोग्राम बनाओगे। ये पैरेललोग्राम बनाया आपने। सपोज कर लेते हैं कि ये जो वेक्टर है ये वाला ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये तो रिजल्टेंट हो गया इन दोनों के कॉम्बिनेशन का, यानी कि R इज इक्वल टू क्या हो गया? A प्लस बी। R इज इक्वल टू क्या हो गया? A प्लस बी। लेकिन जो बात हमने लिखी जरा देखो वो अलग है बिल्कुल। In tail-tail combination, if we draw vector from head to head, यानी अगर आप ये वेक्टर हेड टू हेड बना दे, देखो मैं बना रहा हूं, ए वेक्टर का हेड ये है और बी वेक्टर का हेड ये है, तो अगर हम हेड टू हेड एक वेक्टर बना दें, ये जो हेड टू हेड वेक्टर होता है, दिस वेक्टर गिव्स रिजल्टेंट ऑफ सबट्रैक्शंस ऑफ द वेक्टर्स। चलो, ये हेड टू हेड जो वेक्टर हमने बनाया है
इसको आर डैश नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? आर डैश। तो मेरा ये दावा है, ये जो आर डैश है वो ए और बी का क्या बता रहा है? सब्ट्रैक्शन का। अब हेड टू हेड में एरो तुम ऐसे लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, आपकी मर्जी। मैं प्रूव करने वाला हूं इस बात को। तो वेक्टर फ्रॉम हेड टू हेड, we draw vector from head to head, then this vector gives resultant of subtractions of combined vectors। जिन वेक्टर्स को तुमने कंबाइन किया है उस कॉम्बिनेशन में जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है ये वो बताएगा। तो देखो मैंने इस वेक्टर को r डैश ले लिया। अब देखो मैं यहां से लॉग ट्रायंगल लगाता हूं, यहां से लॉग ट्रायंगल। देखो भाई ये वेक्टर a है प्लस हेड टेल कॉम्बिनेशन में कौन है? r डैश है, बोलो। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर बी। अलग से डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका ए अलग है और ये आपका आर डैश है और ये आपका बी। लॉग ट्रायंगल क्या कहता है? जिन दो वेक्टर ने हेक्टल कॉम्बिनेशन किया है, जिन दो वेक्टर ने हेक्टल कॉम्बिनेशन किया है उनका समेशन बराबर क्या? लास्ट जो रिमेनिंग वेक्टर है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में जिन दो वेक्टर्स ने हेक्टल कॉम्बिनेशन किया है वो कौन कौन है? ए और आर डैश है। तो ए प्लस आर डैश बराबर क्या हो जाएगा? रिमेनिंग। तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेक्टर बी माइनस वेक्टर। अच्छा अगर डायरेक्शन उल्टा कर देते तो ये आ जाता वेक्टर ए माइनस वेक्टर। तो ये बात भी, यानी कि जिस बात को हम यहाँ से आपको ले जाएंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Now we will take all the problems over the rotations of the vector। कि अगर आप किसी वेक्टर को रोटेट करते हो तो कितने तरह की प्रॉब्लम आपका इंतजार करेंगे। जब हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपने किसी वेक्टर में कुछ भी बदल दिया, मैग्नीट्यूड बदल दिया, डायरेक्शन बदल दिया या दोनों बदल दिया, तो अब आपके पास में एक नया वेक्टर होता है। ठीक है ना? वो नया वेक्टर पुराने वेक्टर के साथ में क्या मैचिंग करता है, क्या मिसमैचिंग करता है, क्या सिमिलरिटीज होती हैं, क्या सिमिलरिटीज नहीं होती हैं, वो एक सेकेंडरी बात है। आपको नया वेक्टर कहना है। और उसके बाद जो बात करी गई है, जरा फिर से देखें क्या लिखा गया है। इफ इन टेल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम तो कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट देता है, लेकिन अगर टेल कॉम्बिनेशन में आपने एक ऐसा वेक्टर फ्रेम कर लिया जो हेड से हेड है, वो जो वेक्टर है वो कॉम्बिनेशन का क्या बताता है? सब्ट्रैक्शन। क्या बताता है? क्लियर ही बात। चलते हैं क्वेश्चन पर जो रोटेशन ऑफ वेक्टर्स पर होंगे। तो ये तो नॉलेज हमको मिल चुकी है। तो अब रोटेशन ऑफ वेक्टर में एक क्वेश्चन रहता है कि बताइए भाई, हमने किसी वेक्टर को रोटेशन कर दिया, हमने किसी वेक्टर का रोटेशन किया है, तो क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है, डायरेक्शन बदलेगी लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। देखिए ये हमारे पास में वेक्टर था, इसका कुछ नाम ले लेते हैं। सपोज दैट दिस वन इज ए वेक्टर और ये हमारे पास में रेफरेंस लाइन है जिसके अबाउट हम इसको रोटेट कराएंगे। रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन है। सपोज दैट ये अभी थीटा एंगल पर है, ठीक है ना? तो अब अगर आप इसका रोटेशन करोगे, मान लो आप रोटेशन करके इसको यहां से यहां ले, तो देखो डायरेक्शन बदल गई ना। अब ये नया वेक्टर हो गया ए डैश, क्योंकि कुछ भी बदल जाए अब वो क्या नया वेक्टर है। बात समझ पा रहे हो ना? रोटेशन में क्या बदलेगी? डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। एक बात तो यहां पर ये आ गई कि इन रोटेशन ऑफ गिवन वेक्टर, इन रोटेशन ऑफ गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर का अगर रोटेशन करते हैं then its magnitude remain same, लेकिन डायरेक्शन में क्या आता है? डायरेक्शन में चेंज आता है। इट्स डायरेक्शन चेंजेस, इट्स डायरेक्शन चेंजेस। एक बात को आपको ये समझ लेनी है, ठीक है? तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेगी कि हम एक वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं, सिंपल रोटेशन हो रहा है। तो अगर आप जैसे मान लो ये मार्कर हमारा वेक्टर है, तो अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो क्या इसकी लेंथ बदल जाएगी?
लेंथ तो बदलेगी नहीं, तो मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी। तो फिर आप ऑप्शन में लेंगे कि ऐसा करने पर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है वेक्टर का। दूसरा ऑप्शन आएगा कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इस पे टिक लगेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तीसरा ऑप्शन आएगा कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है, डायरेक्शन भी, तो गलत बात है। अब लेकिन रोटेशन के बाद जो आपको मिला हुआ एक नया वेक्टर है, अब उस नए वेक्टर के फीचर्स पुराने वेक्टर से क्या क्या सेम है। तो आपने देखा कि नए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो पुराने वेक्टर के जैसा ही होगा, और नए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो पुराने वेक्टर से क्या होगी, अलग होगी। नया वेक्टर अगर आपके पुराना वाला वेक्टर अगर वेलोसिटी है, तो नया वेक्टर भी क्या रहेगा, वेलोसिटी, नेचर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो सारी चीजें अलग बात है। एक तो बात आपको ये मिल रही है, ठीक। अब रोटेशन की कहानी में सबसे जो तगड़ा क्वेश्चन है वो क्या है, कहता है कि रोटेशन ऑफ वेक्टर में मुझे डेल्टा वेक्टर और मॉडुलस ये बताओगे, ये बताओ। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि मुझे डेल्टा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बताओ। तो पहले तो हम क्वेश्चन समझ लें, उसको फिर बाद में सॉल्व कर लेते। देखना, हमारे वेक्टर का नाम क्या था, ए, तो यानी कि वो हमसे पूछ रहा है डेल्टा, और वेक्टर का नाम है ए, और उसका मॉडुलस हमसे पूछ रहा है। और यहां पर आप देखिए डेल्टा और मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए, ये पूछ रहा है। देखो बेटा ये वाला आंसर तो 0 हो जाएगा यार। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वो डेल्टा मॉड ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, डेल्टा मतलब चेंज, और ये क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, तो चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। भाई देखिए आपके पास में वेक्टर एक ही था, लेकिन रोटेशंस के बाद एक नया वेक्टर आ गया ना, तो यहां पर इसका मतलब है कि डेल्टा माने चेंज, और यहां क्या लिखा, मैग्नीट्यूड। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स है उनका आप बताइए चेंज। तो आप समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड तो बदलेगा ही नहीं, तो यानी कि पहले वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और रोटेशन के बाद जो नया वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम टू सेम। चेंज क्या लेगा, 0। आंसर क्या लेगा, 0। बोलो भाई, इसका आंसर तो 0 आ गया। लेकिन जरा इसको देखो भाई, ये क्या लिखा है, डेल्टा मतलब चेंज, और यहां पर है वेक्टर, तो चेंज ऑफ वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, यानी दोनों वेक्टर का चेंज, और उस चेंज का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। मैं पहले इसको पढ़ रहा हूं, डेल्टा और साथ में वेक्टर। डेल्टा माने चेंज, और ए माने क्या, वेक्टर, तो चेंज ऑफ वेक्टर्स, और फिर क्या लगा है, मॉडुलस, तो यानी कि ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर्स। यहां पर क्या है, मैग्नीट्यूड का चेंज, और यहां पर क्या है, वेक्टर के चेंज का मैग्नीट्यूड। अब आप देखिए यहां पर हमारे पास में वेक्टर ए है और बाद में वेक्टर ए डैश है। तो जरा हम देखें तो हमें पता है क्या पता है कि जब दो वेक्टर का चेंज होता है तो कैसे लिखा जाता है। तो गौर करना है, दो वेक्टर का चेंज, तो मुझे ये बात पता है कि अगर मैं हेड टू हेड मिला दूं तो मुझे क्या मन मिल जाएगा, दो वेक्टर का चेंज मिल जाएगा। तो लीजिए ये काम करता हूं, ध्यान देना भाई, ये मैंने दो वेक्टर की हेड और हेड को मिला दिया, टेल कॉम्बिनेशन था। ये जो वेक्टर है इन दोनों का क्या होगा, चेंज, और चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। पहले कौन था, ए, बाद में कौन आया, ए डैश। ये वाला वेक्टर जिसको तुम आर डैश भी लिखते हो, आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डैश और माइनस का ए। बोलो भाई, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। इसी को आप लिख सकते हो डेल्टा ए, लिख सकते हो। अरे यार ये क्या लिखा है, दोनों वेक्टर का चेंज, तो डेल्टा ए, डेल्टा माने चेंज, ए माने क्या, वेक्टर्स, तो वेक्टर का चेंज। अरे भैया आपको पुरानी आदत हो चुकी है, अगर मैं लिखूं डेल्टा एम
और मैं बताऊं कि m का मतलब है मास, तो आप क्या पढ़ोगे, मास का चेंज। अगर मैं लिखूं डेल्टा और लिखूं तो t, और t माने टाइम, तो क्या लिखोगे, टाइम का चेंज। सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा आगे क्या लिखा है, वेक्टर, तो वेक्टर्स का चेंज। क्लियर ये बात आपका। अब मुझे इसका मॉडुलस निकालना, तो देखो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल का नाम रखा O J और ये P, और आपने जिस वेक्टर को रोटेट करा है अपनी पुरानी कंडीशन से, वो d थीटा चेंज। भाई पहले तो ये वेक्टर था ही ना, कितना घूमा है, d थीटा, और d थीटा कैसा एंगल है, छोटा सा एंगल है। कैसा एंगल है, छोटा सा। क्लियर ये बात, पक्का। आपने वेक्टर को कितना घुमाया है, तो आंसर क्या होगा, पहले जैसा था अब वो जैसा है, उसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, वेक्टर का रोटेशन एंगल। तो d थीटा कैसा है, छोटा सा एंगल है। तो देखो इस ट्राइंगल में मैं फंडा लगाने जा रहा हूँ, कौन सा फंडा लगाने जा रहा हूँ, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में क्या, रेडियस। एंगल कितना है, d थीटा है। आर्क लेंथ क्या है, kj। आर्क लेंथ क्या है, kj। और रेडियस में चाहे आप OJ लिख दो या OK लिख दो, क्योंकि दोनों वैल्यू में कैसे हैं, सेम, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूँ ना। चलो मैंने OJ लिख दिया, तो लिख देता हूँ OJ या फिर OK, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि OJ का मतलब है मॉड ऑफ A और OK का मतलब है मॉड ऑफ A डैश, और मॉड ऑफ A और मॉड ऑफ A डैश यहाँ पर रोटेशन की कहानी में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो भैया देखो d थीटा, अब kj का क्या मतलब हो जाएगा, मॉड ऑफ डेल्टा है। ये क्या लिखा है, वेक्टर का चेंज, और kj क्या बताएगा, इसी का मॉडुलस बताएगा, तो मॉड ऑफ डेल्टा है। OJ और OK का मतलब वही है, मॉड ऑफ A, यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ A, यहाँ से आ जाएगा डेल्टा मॉड ऑफ A, तो इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ A, और साथ में क्या है, ये पढ़ के बताओ, डेल्टा माने चेंज वेक्टर का, और फिर उसका मॉडुलस, वेक्टर के चेंज का मॉडुलस। वेक्टर के चेंज का मॉडुलस अलग बात है, यहाँ पर डेल्टा माने चेंज और क्या, मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड्स है उनका सीधा सीधा चेंज। तो मैग्नीट्यूड में तो चेंज आया ही नहीं था, डिफरेंस क्या जाएगा, जीरो। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, अगर आप वेक्टर A लेके चलते हो, और इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक। और ये बाउंडेशन है कि रोटेशन एंगल क्या है, छोटा है, ये बाउंडेशन। एक तरीका तो इसका ये है, मैं इसको जरा दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूँ, ये सही है ना, चलिए इसको जरा दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन उसको भी सीख लेंगे। इसी क्वेश्चन का आंसर अलग स्टाइल से करते हैं, डेल्टा माने चेंज, A माने वेक्टर का, और फिर उस चेंज का क्या लेना, मॉडुलस। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा डेल्टा A, और इसका मॉडुलस है, यहाँ पर हो जाएगा A डैश और माइनस का A। डेल्टा A का मतलब ये है। अच्छा, यहाँ पर दो वेक्टर क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और उनका क्या लेना, मैग्नीट्यूड। तो सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो निकालने का तरीका था, पहले फर्स्ट सेकेंड वेक्टर जो भी है वहाँ पर उनकी मॉडुलस का स्क्वायर चलता जा रहा है, माइनस का 2 मॉड ऑफ A डैश मॉड ऑफ A, और वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो वेक्टर्स के बीच का एंगल इस समय कितना है, d थीटा। देखा d थीटा, ये देखो, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा डेल्टा A। अच्छा, मॉडुलस के मामले में सेम टू सेम चल रहा है, ये देखिए मॉड ऑफ A डैश क्या है, मॉड ऑफ A के इक्वल है, क्योंकि रोटेशन में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। यहाँ पर लिखा मॉड ऑफ A का स्क्वायर, यहाँ पर मॉड ऑफ A पहले से ही है 2, यहाँ पर भी मॉड ऑफ A, और यहाँ पर भी मॉड ऑफ A cos दोनों के बीच का एंगल d थीटा। डेल्टा A ये हो जाएगा 2 मॉड ऑफ A का स्क्वायर माइनस का 2 मॉड ऑफ A का स्क्वायर cos d थीटा। तो ये अंडर रूट 2 मॉड ऑफ A का स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 माइनस cos d थीटा।
2 मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। अब कॉस का एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में जिसको लगा देने से 1 हट जाएगा। क्या फार्मूला? अगर कॉस के साथ में एंगल है तो फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा, एंगल का आधा। लगा दीजिए फार्मूला। यहां पर 1 है माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल डी थीटा उसका आधा। ऐसा कर देने से अगले स्टेप में 1 और 1 कट जाएगा ना, तो डेल्टा ए का मॉडुलस आ जाएगा अंडर रूट में 2 टू द 4 मॉड ऑफ ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर डी थीटा बाई, ठीक है। ये आ जाएगा मॉड ऑफ डेल्टा ए 2 और मॉड ऑफ ए साइन डी थीटा बाई, ठीक है। और कई बार हम लोगों ने छोटे एंगल की मैथमेटिक्स पर डिस्कशन किया है, जबरदस्त मैथमेटिकल टूल है। छोटे एंगल की मैथमेटिक्स क्या करती है? छोटे एंगल की वो ये कहती है कि अगर साइन के साथ में स्मॉल एंगल हो इज इक्वल टू होता है स्मॉल एंगल। कॉस के साथ में अगर स्मॉल एंगल हो ये होता है 1, ठीक है। साइन के साथ स्मॉल एंगल इज इक्वल टू क्या होता है स्मॉल एंगल, और हमारा डी थीटा कैसा एंगल है? स्मॉल। डी थीटा बाई 2 भी क्या हो जाएगा? स्मॉल। तो अगले स्टेप में 2 मॉड ऑफ ए, जैसे ही आपने स्मॉल एंगल मैथमेटिक्स यूज किया 2 से 2 कट हो जाएगा, आगे रिजल्ट वही जो पहले है। क्या आ गया? मॉड ऑफ डेल्टा ए वेक्टर, यह रहेगा मॉड ऑफ ए साथ में क्या, यही तो आंसर पहले भी आया, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ वेक्टर में और कोई सवाल बन सकता है क्या? और कोई आपका क्वेश्चन बनता ही नहीं है। पहला तो यही बनता है कि रोटेशन ऑफ वेक्टर्स में वेक्टर का क्या होगा, आंसर है डायरेक्शन बदल जाने से नया वेक्टर मिलेगा, लेकिन इस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पुराने वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। नेचर भी पुराने वेक्टर जैसा ही होगा। अगर पुराना वेक्टर आपका फोर्स है तो रोटेशन के बाद भी क्या रहेगा? फोर्स, लेकिन डायरेक्शन उसका बदल चुका होगा। अच्छा, फिर कहता है कि इस काम में जो पुराना वेक्टर था जो नया वेक्टर था इनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस बताइए, तो 0 होगा। और इन दोनों वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताइए, तो वो हम लोगों ने भी, ठीक है ना। रोटेशन ऑफ वेक्टर पर आने वाले सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए।